वेलकम। अब कल हमने जो कंटिन्यू कर रहे थे ना हमारे कमांड्स, उसमें 2 बची हुई थी। मैंने आपको बोला था मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। एक तो अपडेट और एक ऑल्टर। ठीक है, तो पहले मैं अपडेट बता देती हूँ आपको, फिर उसके बाद हम ऑल्टर डिस्कस करेंगे। तो ये जो है ना, ये मैं आपको अभी जो बता रही हूँ ना, ये अपडेट कमांड है। अपडेट का जैसे नेम से ही क्लियर हो रहा है, अपडेट का मतलब क्या होता है, चेंजेस करना कुछ किसके अंदर। अब ये चेंजेस किसके अंदर होंगे, ऑफकोर्स जो हमने डेटा फिल किया है ना इसके स्ट्रक्चर के अंदर, उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पे जो चेंजेस की बात हम कर रहे हैं ना, वो डेटा में बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो अपडेट कमांड है ये किसके अंदर आएगी, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर। पहली चीज, अब जैसे मैंने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाया, कुछ भी ले सकते हो टेबल। जैसे मैंने एक एम्प्लॉय की टेबल ले ली, उसमें ये एट्रीब्यूट्स हैं हमारे, कुछ भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं। अब मुझे इसमें कुछ अपडेट करना है। अपडेट का मतलब मान लो मुझे किसी का सैलरी का चेंज करना है, या मुझे किसी का ईमेल आईडी चेंज करना है, तो उसको लिखने का क्या पैटर्न होगा, एसक्यूएल की बात करें हम तो इसको लिखने के लिए जैसे इंसर्ट का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट था, क्रिएट का था। अब आते हैं हम अपडेट। अपडेट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होगा, इसके अंदर क्या हो सकता है, आप किसी भी एट्रीब्यूट का जो डेटा है उसको आप चेंज कर सकते हो। अपडेट कमांड का यूज हम बेसिकली कब करते हैं, जब हमें टेबल, जो हमारी टेबल है, जो डेटाबेस है, उसके अंदर किसी भी एट्रीब्यूट का डेटा को अपडेट करना है, कोई भी वैल्यू है जो उसको हमें चेंज करना है। सपोज दैट एम्प्लॉय आईडी मुझे अपडेट करनी है किसी की, या किसी की सैलरी अपडेट करनी है, जो भी कुछ करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर किसी कॉलम पे अप्लाई होगा। तो उसको लिखेंगे कैसे, वो एसक्यूएल के फॉर्मेट में आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा अपडेट, ये कीवर्ड है, आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा अपडेट। अपडेट के बाद आएगा आपका टेबल का नेम, यानी कि किसका नेम है, ये डेटाबेस का नेम। तो ये एम्प्लॉय क्या है, ये देखो मैंने टेबल का नाम भी एम्प्लॉय लिया है, तो यहाँ पे भी सेम नेम आएगा। तो ये क्या है, हमारे डेटाबेस का नेम, अपडेट, फिर उसके बाद टेबल का नेम, ये टेबल का नेम आ गया। उसके बाद एक मैंने वर्ड यूज किया सेट, सेट करना है। अब क्या सेट करना है, उस कॉलम का नाम, सेट कीवर्ड लगाया। उसका मुझे क्या चेंज करना है, किस चीज को सेट करना है, मान लो मुझे सैलरी को सेट करना है। ठीक है, तो सैलरी को हमने, जो कॉलम में नेम था सैलरी, वो एज इट इज यहाँ आया, इक्वल टू का साइन, और उसके बाद आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो आपको यहाँ मेंशन करने पड़ेंगे। सैलरी को आपको मल्टीप्लाई करना है, सैलरी को रिड्यूस करना है, सैलरी को इंक्रीज करना है, जो भी आपको डेटा चेंज करना है वो आपको यहाँ सेट के बाद उस कॉलम में क्या चेंजेस करने हैं वो ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो वो आप कर सकते हो। अगर मान लो किसी की आईडी चेंज करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे सेट के बाद एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू, और उसकी आईडी को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने 1 2 3 लिखी है, उसके बाद अगर मुझे चेंज करना है, इसके आगे कुछ और भी वर्ड हमें ऐड करना है, तो वो हम कर सकते हैं। जिस कॉलम को आपको सेट करना है, सेट के बाद उस कॉलम का नेम आएगा, जिस कॉलम को आपको अपडेट करना है, चेंज करना है। उसके बाद इक्वल टू के बाद वो चीज आएगी जो आपको उसके अंदर चेंजेस करने हैं। मान लो मुझे सैलरी को मल्टीप्लाई करवाना है 2 से, तो मुझे तो इसमें क्या होगा, सभी की सैलरी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से। इस कमांड को चलाने से क्या होगा कि जितने भी डेटाबेस में एम्प्लॉय हैं उन सभी का इंक्रीमेंट हो जाएगा, है ना। तो जितने भी रिकॉर्ड है सारे अपडेट हो जाएंगे। अब क्या होता है, कई बार ये होता है कि मान लो मुझे सभी की सैलरी रिवाइज नहीं करना है, मुझे कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉयज की ही सैलरी रिवाइज करना है, यानी कि यहाँ पे क्या हो सकता है, कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि ये जो सेट किया मैंने, ये पूरी के पूरी टेबल पे एप्लीकेबल हो गया। लेकिन अगर कुछ रिस्ट्रिक्टेड एम्प्लॉय के साथ ही आपको रिवाइज करना है, तो आपको किसके साथ जाना पड़ेगा, वेयर के साथ में। वेयर क्लॉज हमने क्यों करा था, कि वेयर कंडीशन हमने इसलिए, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट, आपको कंडीशन अगर देनी है कि अपडेट तो हो, मल्टीप्लाई तो हो 2 से, बट कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉयज की। नेक्स्ट क्वेरी मैंने इसके रिगार्डिंग लिखी है, देखिए अपडेट, एम्प्लॉय यहाँ तक सेम है, सेट सेम है, सैलरी रिवाइज होगी यहाँ तक सेम है। अब वेयर कंडीशन आप नीचे लगा सकते हो। वेयर मान लो मुझे एम्प्लॉय आईडी है, कॉलम का नेम सेम रखना है यहाँ पे ना, अदरवाइज एरर आएगी। जैसे ई आईडी मैंने लिखा है, तो ई आईडी यहाँ होना चाहिए। तो एम्प्लॉय आईडी जिसकी 3 है उसकी सैलरी को सिर्फ रिवाइज करेगा, यानी कि इस टेबल में मान लो 1000 रिकॉर्ड है, और मान लो मुझे लग रहा है कि मुझे 800 वाले एम्प्लॉय जो है मेरा, उसने अच्छा टास्क किया, अच्छा परफॉर्म किया, तो मुझे उसकी सैलरी रिवाइज करनी है। तो आप क्या करोगे, कंडीशन में डालोगे कि उस एम्प्लॉय की सैलरी को ही सिर्फ ट्वाइस किया जाए जिसकी एम्प्लॉय आईडी ये है। तो क्या होगा, सर्वर चेक करेगा, कंपाइलर चेक करेगा कि किसके लिए चेंज करना है, तो बस वेयर कंडीशन के हिसाब से उसकी सैलरी को अपडेट कर देगा।
क्योंकि अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो मैं आपको करवाऊंगी कि पहले कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, पहले सब क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, यानी कि कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद फाइनल उसको अपडेट करेगा वो डेटा को। तो ये है हमारी अपडेट कमांड, यानी कि अब डीएमएल की मेरी सारी कमांड कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब एक बची है आपकी ऑल्टर कमांड, जो डीडीएल का पार्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ। अल्टर किस लिए, स्ट्रक्चर की बात होगी। अब अपडेट में किसकी बात हुई थी, जो एंट्रीज हैं आपकी टपल्स हैं उनको अपडेट करने की बात हो रही थी। ठीक है, तो अपडेट आई होप समझ आ गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ऑल्टर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑल्टर कमांड। अपडेट हमारा कंप्लीट हो गया, नाउ वी गो फॉर ऑल्टर कमांड। अब ऑल्टर कमांड में आप देखो कि ऑल्टर कमांड के हेल्प से हम इतने सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये सब किसके साथ परफॉर्म होंगे, ये सारे के सारे जो होंगे वो टेबल का जो स्कीमा होगा ना उसके ऊपर परफॉर्म होंगे, यानी कि टेबल का स्ट्रक्चर के ऊपर परफॉर्म होंगे। यहाँ पे ना डेटा का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे सब जो भी होगा स्कीमा के साथ में चेंजेस होंगे। अब पहला है ऐड कॉलम, मतलब मैंने कॉलम वर्ड इसलिए लिया, एट्रीब्यूट भी ले सकते हो आप। ठीक है, अगर मैंने एक बार कोई, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑल्टर तब यूज होगा जब एक बार ऑलरेडी टेबल क्रिएटेड है, एक बार डेटाबेस आप बना चुके हो, उसको चेंजेस करना है, उसके स्ट्रक्चर को अपडेट करना है। अब मान लो मुझे ऐड कॉलम करना है, मैंने पहले कोई स्ट्रक्चर बनाया, कोई मैंने टेबल बनाई, उस वक्त मुझे लगा कि उस कॉलम की नीड नहीं है मुझे, लेकिन अब जब मैंने एंट्रीज की उसके थोड़े टाइम बाद मुझे लग रहा है कि नहीं इसमें ये वाला कॉलम भी एड ऑन होना चाहिए। सपोज दैट, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं जो अपडेट में मैंने एक्सप्लेन किया था। एम्प्लॉय की टेबल है ये, ठीक है, एम्प्लॉय में हमने इतने कॉलम लिए, इसमें एड्रेस का कॉलम नहीं है। उस समय मुझे नहीं नीड लगी कि एड्रेस होना चाहिए, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हाँ यार एड्रेस का कॉलम भी इसमें होना चाहिए, मुझे एम्प्लॉय के एड्रेस भी तो चाहिए। अब क्या करना है, अब मुझे अब ऐड करना है जब इसमें एक बार क्रिएटेड हो चुका है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो। आप क्या चाहते हो कि ईमेल के बाद में एक एडिशनल कॉलम ऐड हो जाए, ये हम चाह रहे हैं कि ये इस तरीके से एक और कॉलम ऐड ऑन हो जाए और जिसके अंदर एड्रेस आ जाए। इसका वो क्या बोलेंगे, ऐड कॉलम, एक कॉलम को ऐड करना। कहाँ करता है वो, अपेंड करता है पीछे की तरफ से ना। तो अब इसमें क्या, इसको चलाने के लिए आपको क्या कमांड लिखनी पड़ेगी कि एक कॉलम ऑलरेडी डेटाबेस के स्ट्रक्चर में ऐड ऑन हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे, ऑल्टर फिर टेबल, उसके बाद टेबल का नेम। ये स्टेप यहाँ तक देखेंगे आप, ऑल्टर टेबल, जो टेबल का नाम है, हमारे टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय, तो हमने टेबल का नाम क्या लिया, एम्प्लॉय। अगर स्टूडेंट वाली टेबल लेते तो स्टूडेंट लिखते। ये हो गया टेबल का नेम। उसके बाद क्या करना है, ऐड करना है ना, कॉलम को क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या कीवर्ड लिखेंगे हम, ऐड, कि भाई हमें ऐड करना है, हमें स्ट्रक्चर में कुछ ऐड करना है। तो वो पूछेगा भाई ऐड क्या करना है आपको, तो मैं बोलूंगी मुझे ऐड करना है एक एड्रेस जो वैरियर टाइप का है और जिसका साइज 20 है, मुझे ये कॉलम ऐड करना है। जैसे ही हम ये कमांड लिख के एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइलर को पता चल जाएगा कि एम्प्लॉय नाम की जो टेबल मैं पहले बना क्रिएट हो चुकी है, अब उसमें मुझे एक और कॉलम ऐड ऑन कर देना है जिसका नाम होगा एड्रेस, जिसका लेंथ होगा 20 और जिसका डेटा टाइप होगा बैक है। तो वो क्या करेगा, आपकी एग्जिस्टिंग टेबल में एक और टेबल को कॉलम को ऐड ऑन कर देगा जिसका नाम होगा एड्रेस। ये इस वाले, इसका नेम हुआ क्या, ऐड कॉलम। कॉलम को आपको किस तरीके से ऐड ऑन करना है, ठीक है। अब मान लो मुझे किसी भी कॉलम को रिमूव करना है। पहले मैंने ईमेल आईडी ले लिए सभी मतलब एम्प्लॉइज के। अब मुझे लगता है नहीं, ईमेल आईडी नहीं, मुझे फोन नंबर लेना चाहिए था, तो ईमेल आईडी को हटाना है मुझे। यानी कि आप क्या कर रहे हो, अल्टीमेटली एग्जिस्टिंग कॉलम में से, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो आपने बनाया है उसमें से आप एक कॉलम को रिमूव करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल वो कॉलम हमारे ईमेल है, अब मुझे ईमेल को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, रिमूव करने के लिए लिखेंगे हम ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, यहाँ तक तो सेम ही रहेगा। ऑल्टर किसको करना है, एम्प्लॉय नाम की टेबल के स्ट्रक्चर को ऑल्टर करना है। क्या करना है, ऑल्टर करने के दौरान क्या करना है, रिमूव करना है। किसको रिमूव करना है, ईमेल को रिमूव करना है। तो यहाँ पे कीवर्ड यूज होता है ड्रॉप। किसको आपको ड्रॉप करना है, कॉलम को। किसको ड्रॉप करना है, कॉलम को। तो ड्रॉप कॉलम, कॉलम आपको लिखना पड़ेगा, मतलब इंडिविजुअली ना आपको कीवर्ड लिखना पड़ेगा कॉलम, ड्रॉप कॉलम। उसके बाद आपको उस कॉलम का नाम, कॉलम का नाम क्या है चेक कर लो। जैसे इस टेबल की बात करें, मुझे ईमेल को हटाना है, मैंने लिख दिया ईमेल। ये क्या हो गया, आप जब आप इस डेटाबेस को शो करोगे ना,
जैसे ओरेकल में DESC से शो करते हैं ना, DESC जैसे ही आप लिखोगे और टेबल का नाम लिखोगे, टेबल का नाम क्या है, हमारे एम्प्लॉय है। जैसे ही आप DESC लिख के टेबल का नाम लिखोगे ना और आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, EID, ईनेम, सैलरी, एड्रेस। ईमेल नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि ईमेल को हमने क्या किया, ड्रॉप किया। ऐड क्या किया, एड्रेस। तो ऐड वाला कॉलम आपको विजिबल होगा, ड्रॉप वाला कॉलम आपके स्ट्रक्चर से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ तक ये दोनों आपको क्लियर हुए होंगे। ऐड कॉलम का मतलब कोई नया एट्रीब्यूट जो आपका स्ट्रक्चर पहले बना हुआ है उसमें ऐड ऑन करना है, और रिमूव कॉलम का मतलब को हमें लग रहा है कि कम यूजेबल है, उसे हटा देना चाहिए, तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, और उसमें उस कॉलम का नेम आपको ऐड ऑन लिखना पड़ेगा कि जिस कॉलम को आप ड्रॉप करना चाहते हो। ये दोनों हमारे हो गए। ऐड कॉलम कैसे कर सकते हैं, ऑल्टर कमांड की हेल्प से। कॉलम को रिमूव कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑल्टर कमांड। अब हम आ रहे हैं मॉडिफाई करना है अगर मुझे डेटा टाइप को या उसके साइज को। अब देखिए, आप डेटा टाइप का मतलब क्या था, जब हम याद होगा जब हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे थे ना, तो हम क्या करते थे, कॉलम का नाम लिखते थे कि जैसे मुझे एम्प्लॉय का नेम चाहिए, उसके बाद हम उसका डेटा टाइप डिफाइन करते थे कि नेम मुझे कैरेक्टर में चाहिए, उसके बाद ब्रैकेट में उसका साइज लिखते थे कि मुझे 20 चाहिए, 30 चाहिए, 50 चाहिए, वो लिखते थे। अब उस समय मैंने जैसे एम्प्लॉय ID है ना, आपको याद होगा जब मैंने क्रिएट किया था ना, तो मैंने इसका साइज ना 5 रखा था और इसको मैंने इंटीजर रखा था। जब मैं क्रिएट कमांड लिखी थी मैंने, उस समय मैंने ये रखे थे इसके पैरामीटर्स ना। अब मुझे क्या लग रहा है कि एम्प्लॉय ID पहले तो न्यूमेरिक फॉर्म में था, अब एम्प्लॉय ID कुछ टाइम के बाद चेंज कर दिया उसका पैटर्न। जैसे क्या बना दिया कि एम्प्लॉय जो ID है ना, वो कॉम्बिनेशन में बना दिया, कोई कुछ इनिशियल लेटर नेम के लिए लिए और कुछ नंबर्स ले लिए ना, कॉम्बिनेशन हो गया वो। अब मुझे लग रहा है कि मैंने तो इंटीजर दिया था, यानी कि अब तो ये इंटीजर नहीं, अब तो ये वैर फॉर्मेट में हम चाह रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इजीली इसका जो डेटा टाइप है ना उसको चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डेटा टाइप किसका चेंज हो रहा है, कॉलम का, किसका, स्ट्रक्चर का। तो आप कैसे करेंगे, हम यहाँ पे भी ऑल्टर कमांड यूज होगी, वैसे ही सेम फॉर्मेट रहेगा जैसे हमने कॉलम के ऊपर अप्लाई किया था। हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल, हाँ ये मैंने यहाँ टेबल नेम मिस कर दिया, हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम है हमारा एम्प्लॉय, यहाँ तक का फॉर्मेट सेम रहेगा, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम। अब यहाँ पे कीवर्ड यूज होगा मॉडिफाई। क्या करना है, हमें मॉडिफाई करना है, चेंज करना है। किसको चेंज करना है, मुझे एम्प्लॉय ID को चेंज करना है। फिर मैंने वो कॉलम का नाम लिखा एम्प्लॉय ID जिसको मुझे चेंज करना है, लिख दिया। अब मुझे क्या करना था, उसके डेटा टाइप को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है। पहले डेटा टाइप क्या था जब मैंने स्कीमा क्रिएट किया था, इंटीजर। अब मुझे कैसा चाहिए, वैर चाहिए, तो मैंने वैर कर दिया। ठीक है, और अभी मैं बताती हूँ कि जब मैंने क्रिएट किया था ना, तो ये साइज 5 रखा था मैंने। अगर मुझे सिर्फ उसका डेटा टाइप चेंज करना है, अभी मैं साइज की बात नहीं करती, चलो, अगर मुझे उसका सिर्फ डेटा टाइप चेंज करना है तो मैं क्या लिखूंगी, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, और उसके बाद मॉडिफाई कीवर्ड, उसके बाद जिस कॉलम को मुझे मॉडिफाई करना है उस कॉलम का नेम, और उसके बाद उसको किस टाइप में चेंज करना है उसका नाम। इंटीजर में था, बैरियर में करना है, तो मैं यहाँ पे जो चेंज जिसमें करना है वो वाला डेटा टाइप लिखूंगी। जो है वो तो उसको पहले से पता है कंपाइलर को, जो चेंज करना है उसका नाम। और अभी साइज मैंने 5 ही छोड़ा क्योंकि मुझे साइज चेंज नहीं करना, और जैसे मैं इस क्वेरी को रन करूंगी तो वो ऑटोमेटिकली इसका साइज अब वैर कर देगा। और जब आप फिर आप इंसर्ट करके देख लो, आप जब आपने चेंज कर दिया ना इसका स्ट्रक्चर, उसके बाद आप फिर से एक बार इंसर्ट कमांड चला लो, जो हमने इंसर्ट कमांड लिखी थी ना, वैल्यूज इंसर्ट करके, एक बार आप वैल्यूज इंसर्ट करके देखो, और आप इसमें 2 वैल्यूज क्रॉस चेक तो करना पड़ेगा ना, आप वैल्यूज देखो कॉम्बिनेशन में वो लेना स्टार्ट कर देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, चेंजेस हो गए। और नहीं तो आप DESC करके देखोगे तो स्ट्रक्चर में भी वो ना दिखा देगा आपको कि वैर क्या है इसका स्ट्रक्चर। अब बात आती है साइज की। साइज का मतलब क्या होता है, उसकी लेंथ कितनी लेनी है। इनिशियल में मैंने दिया था इंटीजर 5 होना चाहिए। अब इंटीजर 5 में हो सकता है कि जब मैंने कॉम्बिनेशन में बनाई है ना ईमेल ID, तो हो सकता है उसका साइज 7 और 8 डिजिट में जा रहा हो, 5 के अंदर नहीं आ पा रहा है वो। अब साइज चेंज करना पड़ेगा इसका, क्योंकि डेटा टाइप तो कर लिया, कोई इशू नहीं है, हम साइज भी चेंज कर सकते हैं। हम इसी तरह सेम क्वेरी लिखेंगे, ऑल्टर टेबल, उसके बाद टेबल का नाम, उसके बाद मॉडिफाई कीवर्ड, उसके बाद उस कॉलम का नाम जिसको हमें मॉडिफाई करना है,
उसके बाद डेटा टाइप, अब डेटा टाइप चेंज हो चुका है, पहले इन था अब वेर हो चुका है, कोई नहीं हम वेर ही लिखेंगे। और उसके बाद साइज कहाँ आता है, सबसे लास्ट में। साइज 5 था, मुझे 5 नहीं चाहिए, तो मुझे जो साइज चाहिए वो मैं यहाँ एंटर कर दूंगी। मान लो मैं 10 कर देती हूँ, भले मेरी आईडी 7-8 डिजिट की है पर मैंने 10 कर दिया, सो दैट आराम से फ्लेक्सिबिलिटी बनी है। तो ऐसे करके इस कमांड से आप क्या चेंज कर सकते हो, साइज ऑफ और लेंथ ऑफ डेटा टाइप। तो यहाँ तक ये 3 मॉडिफिकेशन समझ आ गए होंगे। ये सारे किसकी हेल्प से हो रहे हैं, ऑल्टर कमांड की हेल्प से हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं कि अगर मुझे कोई कंस्ट्रेंट ऐड करनी है, मैंने क्या बताया था जब हमने कंस्ट्रेंट टॉपिक स्टार्ट किया था कि कंस्ट्रेंट हम कब डिफाइन करते हैं, जब भी हम किसी भी डेटाबेस में कोई भी टेबल को क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रेंट डिफाइन होती है जब हम क्रिएट करते हैं तब। अब सपोज दैट जब हम क्रिएट कर रहे थे ना, तब हम कंस्ट्रेंट हमने डिफाइन नहीं की, या हमने कुछ और कंस्ट्रेंट डिफाइन की, अब मुझे उसके ऊपर मल्टीपल कंस्ट्रेंट लगानी है, अब मुझे कुछ और कंस्ट्रेंट भी ऐड ऑन करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में भी ऐड ऑन कर सकते हैं। सपोज दैट इसी टेबल की बात करती हूँ, इसमें मैंने क्या किया, कंस्ट्रेंट मुझे ऐड करना है, तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है हमारा, एम्प्लॉय, और जो मुझे ऐड करना है, क्या ऐड करना है मुझे, जो मुझे ऐड करना है कंस्टेंट। अब कंस्टेंट मैं नॉट नल भी ऐड कर सकती हूँ, मैं यूनिक भी ऐड कर सकती हूँ, मैं डिफॉल्ट भी ऐड कर सकती हूँ। जो हमने 6 कंस्टेंट पढ़ी थी ना, उनमें से हम कोई भी कंस्टेंट ऐड कर सकते हैं। सपोज मैं चाहती हूँ कि यूनिक भी हो और नॉट नल भी हो, क्या था कॉम्बिनेशन को क्या बोल रहे थे, एक था हमारे पास यूनिक भी होना चाहिए और नॉट नल भी होना चाहिए, जिसको कंबाइंडली हम एक टर्म यूज किया था प्राइमरी की, यानी कि मैं एक कंस्टेंट ऐड कर रही हूँ प्राइमरी की ही, यानी कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 कंस्टेंट हो गई, यूनिक प्लस नॉट नल, ठीक है। और उसके बाद ये तो कंस्टेंट का नाम हो गया, मैंने टेबल लिखी, टेबल का नाम दिया, ऐड का कीवर्ड लगाया, ये ऐड क्या है अपने आप में एक कीवर्ड। उसके बाद कंस्टेंट का नाम, वो जो 6 कंस्टेंट हमने पढ़ी थी ना, उसमें से कौन सी कंस्टेंट लगानी है आपको, ये तो उसके कंपाइलर को हमें बताना पड़ेगा, वरना वो कौन सी लगाएगा। हमने उसको बोला भाई प्राइमरी की बनाना है, ठीक है, प्राइमरी की बनाना है, किसको बनाना है, उसके पास इतने सारे एट्रीब्यूट है, अब हमें उसको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई इस कॉलम को प्राइमरी की बनाओ। सपोज दैट मैंने कॉलम का नाम दे दिया एम्प्लॉय आईडी, या इसके अलावा मैं ईमेल को भी बना सकती हूँ, किसी को भी, जिस कॉलम को आपको बनाना है, जिस कॉलम के ऊपर आपको कंस्ट्रेंट अप्लाई करनी है, उस कॉलम को उसके बाद डिफाइन कर दो, और ये क्या हो गया, कंस्ट्रेंट आपकी अप्लाई हो गई, ठीक है। क्यों हो सकता है स्टार्टिंग में मैंने इसको कुछ और बनाया हो, अब मुझे इसे प्राइमरी की बनानी है, मैं चाहूँ उसको फॉरेन की भी बना सकती हूँ, कुछ भी आप बना सकते हो। जो हमने कंस्टेंट 6 पढ़ी थी उसमें से एनी कंस्टेंट आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको कॉलम का नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा, कंस्टेंट अप्लाई होगी बट किस एट्रीब्यूट पे, सो दैट जब वैल्यू इंसर्ट हो तो वो डोमेन के साथ उसको एसोसिएट कर पाए, है ना। क्योंकि ये तो अभी स्ट्रक्चर की बात हो रही है, जब हम इंसर्शन करेंगे तो वो कंस्ट्रेंट जो हमने लगाई है, जो कंस्ट्रेंट यहाँ अप्लाई किया है एट्रीब्यूट के ऊपर, वो जब इंसर्शन में डेटा जाएगा तो डोमेन और वो कंस्ट्रेंट एसोसिएट हो पाएंगे दूसरे के साथ, ठीक है। अब हम कहाँ तक पहुंच गए, कॉलम ऐड हो गया, कॉलम रिमूव भी हो गया, डेटा टाइप चेंज हो गया, उसका साइज भी चेंज हो गया, और कंस्ट्रेंट भी ऐड हो गई। अब कंस्ट्रेंट ऐड हो गई, अब मान लो मैंने पहले जब स्ट्रक्चर बनाया था तब मैंने कोई कंस्ट्रेंट डिफाइन कर दी थी, अब मुझे लग रहा है कि नहीं, वो कंस्ट्रेंट हटा के मुझे कुछ और कंस्ट्रेंट लगानी, यानी कि कंस्ट्रेंट को रिमूव करने का भी ऑप्शन है हमारे पास। अगर हमने लगाई है तो हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट रीनेम, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो है कॉन्सेप्ट रीनेम। आप रीनेम में भी दोनों ऑप्शन कर सकते हो। आप रीनेम का मतलब समझ आता है ना, नॉर्मल रीनेम का मतलब क्या होता है, नाम को चेंज करना, नाम को बदलना। तो रीनेम आप दोनों चीजों को कर सकते हो, मैंने स्लैश लगा के इसीलिए लिखा है। रीनेम आप कॉलम को भी कर सकते हो और रीनेम आप पूरे के पूरी टेबल को भी कर सकते हो। कॉलम का मतलब आप इसको भी रीनेम कर सकते हो और आप एम्प्लॉय को भी रीनेम कर सकते हो, आप किसी को भी कर सकते हो, लेकिन कमांड यूज वहां पे ऑल्टर ही होगी। सपोज दैट हम पहले किसको करें, कॉलम को करके देखते हैं। अगर मुझे कॉलम को रीनेम करना है तो हम कैसे करेंगे, मैं इसको हटा के यहाँ लिखती हूँ। अगर मुझे करना है, कॉलम की बात करते हैं पहले, तो कॉलम को करना है तो हम क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, इसका टेबल नेम क्या था हमारा, एम्प्लॉय,
क्या करना है, रीनेम करना है, रीनेम करना है। कौन से कॉलम को रीनेम करना है, रीनेम कॉलम, कॉलम कीवर्ड लिखना पड़ेगा आपको। मान लो मुझे नेम को मुझे रीनेम करना है, ठीक है, टू इसको मुझे करना है ईएमपी नेम से, एम्प्लॉय नेम, ठीक है, और इसको मैं सेमीकोलन लगा देती हूँ। या मुझे आईडी, ईआईडी को ईएमपी आईडी से रीनेम करना है। पहले मैंने ईआईडी लिख दिया था, अब मुझे लग रहा है नहीं, एम्प्लॉय आईडी पूरा होना चाहिए, फुल होना चाहिए, या एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या कुछ भी होना चाहिए। तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, सबसे पहले ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, यहाँ तक तो सेम ही है कमांड। उसके बाद रीनेम कीवर्ड, रीनेम करना चाहती हूँ मैं। फिर वो बोलेगा कॉलम को करना है टेबल को, इसलिए हमें स्पेसिफाई करना चाहिए कि भाई अभी हम कॉलम की बात कर रहे हैं, रीनेम करना है बट कॉलम को करना है, यहाँ तक उसको समझ आ जाएगा। उसके बाद आप वो यहाँ पे आपको उस कॉलम का नाम लिखना पड़ेगा जिसको आपको रीनेम करना है, जो भी इनमें से आपको करना चाहो वो कॉलम का नेम आ गया। उसके बाद टू आएगा, टू के बाद हमें ये बताना पड़ेगा किस में रीनेम करना है, मतलब पहले था केवल नेम, अब मैं चाहती हूँ तो उस कॉलम का नाम बदल के हो जाए ईएमपी नेम, एम्प्लॉय नेम, तो उसके बाद जिसमें बदलना है उसका नाम, दैट्स इट। उसको अब जब आप इसको देखोगे डीईएससी से, तो जब आप इसको देखोगे इसका स्ट्रक्चर, तो आपको दिखेगा ईआईडी, ईएमपी नेम, सैलरी, ईमेल, एड्रेस, यानी कि ये चेंज हो चुका होगा। जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ऑलरेडी स्ट्रक्चर चेंज हो चुका होगा। इस तरीके से अप्लाई होता है रीनेम कॉलम। आप रीनेम कर सकते हो आप टेबल को भी, कैसे, वो यहाँ लिखती हूँ। सपोज दैट अगर आपको टेबल को रीनेम करना हो तो आप कैसे करोगे, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, यहाँ लिखते हैं हम ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम क्या था, एम्प्लॉय, ठीक है। रीनेम करना है आपको, रीनेम लिखो टू, सीधा। यहाँ हमने कॉलम इसलिए लिखा था क्योंकि कंपाइलर को हमें बताना था कि हम कॉलम को रीनेम कर रहे हैं। जब हम कॉलम नहीं लिखेंगे उसका मतलब वो समझ आ जाएगा कि भाई कॉलम की नहीं, अब रीनेम लिखा है, इसका मतलब टेबल की बात हो रही है। रीनेम, अब मुझे किस टेबल में रीनेम करना है, जो इस नाम से आप चाहो कर सकते हो। पहले मैंने पूरा एम्प्लॉय रखा था, अब मैं मान लो इसका नाम रखना चाह रही हूँ एम्प्लॉय डिटेल, तो वो टेबल का जो नाम, अब आप एम्प्लॉय नाम से अगर देखोगे, अगर आप डेटाबेस को देखना चाहते हो और आपने टाइप किया एम्प्लॉय, तो वहाँ पे एरर आएगी, वहाँ पे एसक्यूएल मैसेज देता है कि ईएमपी नाम का कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं है, मतलब रिकॉर्ड में ईएमपी नाम का टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो आपको ये एरर देगा। तो फिर आप उसको क्या करना, फिर आप उसको देखना एम्प्लॉय डिटेल्स है, फिर जब आप शो करोगे ना उसको एम्प्लॉय डिटेल के नाम से, और एज इट इज आपको वही टेबल शो करेगा जिसके ऊपर अभी तक हम इतने सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। यानी कि अब आपकी टेबल बदल के एम्प्लॉय नहीं रही, अब उसका नाम बदल के एम्प्लॉय डिटेल हो चुका है। तो ये सारे ऑपरेशन जो हैं वो ऑल्टर कमांड की हेल्प से हम कर सकते हैं परफॉर्म, ठीक है। तो आपको याद रखना है, आपको कॉलम को ऐड कर सकते हो, कॉलम को रिमूव कर सकते हो, डेटा टाइप चेंज कर सकते हो, डेटा टाइप का साइज चेंज कर सकते हो, उसके बाद कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हो, एज वेल एज कंस्ट्रेंट रिमूव कर सकते हो, प्लस कॉलम का नेम चेंज कर सकते हो, एज वेल एज टेबल का नेम भी आप चेंज कर सकते हो। यानी कि अगर ओवरऑल देखा जाए सारे ऑपरेशंस में, अगर आप ध्यान से विजुलाइज करो तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे बात हो रही है स्ट्रक्चर की। जो भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं ना, जिसमें कुछ भी ऐड, रिमूव या मॉडिफाई हो रहा है ना, वो टेबल के स्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है। यानी कि यहाँ पे अभी डेटाबेस के अंदर जो डेटा है ना, उसके साथ कोई भी हमने किसी भी तरीके के कुछ भी मॉडिफिकेशन उस पर नहीं किए हैं। यानी डेटाबेस में डेटा एज इट इज है, हमने उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया है। तो ऑल्टर कमांड बेसिकली यूज होती है जब हमें स्ट्रक्चर को, स्कीमा को मॉडिफाई करना हो किसी भी तरीके से। इतने सारे ऑप्शंस थे उसके हमारे पास। तो यहाँ तक मैंने आपको सारे ऑपरेशंस प्लस सारी कमांड्स रिटन में लिख के दिखाएंगे। ये एज इट इज अगर आप रन करोगे एसक्यूएल पे, एज इट इज रन होगी। ओरेकल पे करोगे तो ओरेकल में भी चलेंगे। सिंटेक्स का हो सकता है कहीं ऊपर नीचे फर्क हो, वैसे नहीं होगा। ये सारी कमांड एग्जीक्यूट की हुई कमांड्स है। तो ये आप एक बार देख लो, तो आपका यहाँ पे सारी कमांड्स वाइंड अप हो जाती हैं। डीएमएल डीडीएल पूरी तरह से वाइंड अप हो जाता है। अब नेक्स्ट में कुछ मुझे क्लॉजेस बताना है, जैसे हैविंग, मिन, मैक्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।